मैं जमाल सईद दोबारा फिर आपके साथ। आज ये कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे फ्रेज़ या कुछ ऐसे दूसरे चीज़ों को लेंगे जो समझाने की कोशिश करेंगे कि जब कभी आप भी सेंटेंस ऐसा सुने या बोले तो कभी कभी इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए, ताकि सुनने वाले को लगे, सामाइन को जो सामने आते हैं, कि आपके बातों में कुछ वज़न है, कुछ स्टॉक है, जो कुछ भी आप बोलते हैं वो एक अलग है, और लोगों से थोड़ा हट के है, तो अलग दिखना भी चाहिए। तो आइए हम ऐसे सेंटेंस लेते हैं। जैसे टॉम, डिक एंड हैरी बोलते हैं, अक्सर सुना होगा। टॉम, जो लोग नॉवेल पढ़ते हैं उनको मालूम है, जो इंग्लिश उसमें पढ़े होंगे उनको भी मालूम होगा कि टॉम, डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है। लेकिन हम लोग चूँकि हम लोग की जो स्कूलिंग हुई चूँकि हिंदी मीडियम से हुई, और फिर इंग्लिश भी हिंदी भी था, थोड़ा मिक्सअप हो गया, तो हमारे सामने से कभी गुजरा होता है, कभी नहीं भी गुजरा होता है। तो टॉम, डिक और हैरी का मतलब होता है एरू गैरू नथु लाल, यानी एरू गैरू, हमको एरू गैरू मत समझना, बोलता है लोग ना, और मत समझना जो तुम समझ रहे, हम एरू गैरू में से नहीं हैं। आई एम नॉट टॉम, डिक एंड हैरी, आई एम नॉट टॉम, डिक एंड हैरी। टॉम, अब आप नहीं कभी सुना होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, तो अभी कहीं किसी को पढ़ाना हो तो आप टॉम, डिक, हैरी आ जाए, तो आप टॉम, डिक, हैरी का मतलब टॉम से एक आदमी लेंगे, डिक का मतलब एक आदमी लेंगे, कोई अंग्रेज़ आदमी होगा जो टॉम जिसका नाम होगा, डिक एक आदमी का नाम होगा, हैरी का, तो फिर जिसको मालूम होगा, जिससे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स क्या करेगा, खूब हंसेगा, है ना। हमको बात समझ में आएगी कि आदमी आखिर स्माइलिंग क्यों दे रहा है, क्यों इतना लाफ कर रहा है। तो पता ही चला कि टॉम, डिक, हैरी का मतलब होता है एरू गैरू। हमको एरू गैरू मत समझना, आई एम नॉट लाइक दैट ऑफ मैन, मतलब आई एम नॉट टॉम, डिक एंड हैरी, मैं एरू गैरू नहीं हूँ। समझ गए मेरी बात। उसी तरह से अगर हमको बोलना होता है, देखिए एक बहुत कंफ्यूजन था, ओवर और एबव। ये मैंने पिछले शायद क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम एक और बार फिर उसको समझाने की कोशिश करें। ओवर एंड एबव में भी अक्सर लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, कहाँ ओवर, कहाँ एबव, कहाँ ओवर। अब चलो मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ओवर के मतलब ये होता है जो चीज़, जैसे टेबल पे कोई चीज़ है और टेबल के ऊपर कोई चीज़ है, तो हम बोलते हैं ओवर, यानी बीच में जो स्पेस है, जो खला है, जो है, ओवर। अब हम लोगों को बहुत कुछ नहीं बताया गया, टीचर्स ने आधा बता करके आधा छोड़ दिया, तो हम कंफ्यूज हो गए, है ना। अब जैसे हम कहते हैं कौवा, देखा लिखा रहता है, कौवा जो है ब्रिज के ऊपर उड़ रहा है, द क्रो इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, क्रो इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, बोलता है ना। चलिए, क्रो इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, यानी ब्रिज और क्रो के बीच में स्पेस है, जब स्पेस आता है तो वहाँ पे हम लोग एबव लगाते हैं। हमने इतना पढ़ाया था मास्टर साहब ने हमें, इतना ही मुझे याद है। लेकिन जब और डेवलप किए तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अब ये हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, देखिए, अभी कौवा उड़ रहा है तो ओवर द ब्रिज, कोई चीज़ टेबल के ऊपर है तो ओवर है, कोई चीज़ टेबल के ऊपर है तो ओवर है, लेकिन ब्रिज के ऊपर कोई चीज़ है तो फिर ओवर का माना बदलता है। देखिए हम अब यूज़ कर रहे हैं, क्रो इज़ फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, लेकिन फ़ैन हमारे ऊपर है, ये बल्ब है हमारे सर के ऊपर है, ये फ़ैन जो है हमारे सर के ऊपर है, आप देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ओवर नहीं होगा, क्या होगा, एबव होगा, एबव माई हेड। फ्लैट यहाँ भी है, स्पेस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर ओवर नहीं लगा करके क्या लगा रहे हैं, एबव लगा रहे हैं। मतलब पता ये चला, कोई चीज़ जो सीधे सीधे आपके ऊपर है, सीधे सीधे बिल्कुल ऊपर में एक फिक्स है, एक बल्ब है, एक फ़ैन है, इसमें मूवमेंट नहीं है, तो हम क्या लगा दिया, एबव, 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 यानी फैन इज अबव माई हेड, द फैन इज अबव माई हेड, द बल्ब इज अबव माई हेड। लेकिन कौवा मेरे ऊपर से जाएगा तो हम क्या कह रहे हैं, द क्रो इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, द क्रो इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। फिर यहाँ ओवर क्यों लगा, क्योंकि कोई चीज़ नीचे से उड़ रही है और दूसरी तरफ जा कर के वो बैठेगी, यानी वहाँ पर एक ऐसे करके ऐसे कोई चीज़ बन रहा है, कोई चीज़ कहीं से उठ रही है, कोई चीज़ कहीं पे जाके झुक रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं above, the crow is flying over the bridge, the fan is above over my
head. यानी crow is flying over the bridge. Crow is flying over the bridge. The fan is above my head. The bulb is above my head. होप की कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से हम कुछ बात जब बोलना होता है, बात बिल्कुल साफ है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो, एक सेंटेंस नोट कीजिए, एक एक्सप्रेशन नोट कीजिए, शायद आपके सामने से नहीं गुजरा हो। द वाटर इज वेट। जाहिर बात है, वाटर और वेट क्या, कोई चीज़ जब भींगी होती है तो पानी से नहीं भींगेगी, और हम तो बोल रहे हैं पानी भींगा हुआ है। मतलब ये हुआ, पानी भींगा हुआ का मतलब नहीं है वाटर जितना भींगा। वाटर इज वेट मतलब बात बिल्कुल साफ साफ है। वाटर इज वेट, वाटर इज वेट यानी बात साफ है। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, देयर इज नो डाउट। इट इज़ ए क्रिस्टल क्लियर मतलब बिल्कुल साफ साफ बात है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। इट्स क्रिस्टल क्लियर यानी वाटर इज वेट, बोलिए, बिल्कुल साफ साफ बात है, इसमें कोई बट नहीं है, एक क्लियर कट बात है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, इसमें कोई एक्सैजरेशन नहीं है। यानी बात जो हम कह रहे हैं वो बात साफ है। जो इस तरह के अल्फाज के लिए, इस तरह के बोलने के लिए जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो हम कहते हैं वाटर इज़ वेट, देयर नो डाउट अबाउट इट। उसी तरह से हमको अगर बोलना होता है, एक और कन्फ्यूजन होता है कि ये एक और कन्फ्यूजन होता है कि फ्लाई ओवर में और ओवर ब्रिज में क्या फ़र्क है। फ्लाई ओवर में और ओवर ब्रिज में क्या फ़र्क है। फ्लाई ओवर और ओवर ब्रिज में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। फ्लाई ओवर कहते हैं जो सड़क के ऊपर जो ब्रिज है, सड़क के ऊपर जो पुल है, उसको कहते हैं फ्लाई ओवर। सड़क के ऊपर जो पुल है, जो ब्रिज है, उसको कहते हैं फ्लाई ओवर। पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो ब्रिज है, उसको कहते हैं ओवर ब्रिज। क्या कहते हैं? ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज। ब्रिज ओवर, रोड के ऊपर, पानी के ऊपर, ओवर ब्रिज। शायद अब आप समझ गए होंगे, अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। अक्सर हम देखते हैं ओवर ब्रिज, ब्रिज ओवर, उसको समझ में नहीं आ रहा कहने वाले को, जो दिल में आ रहा है वो अपना कह रहा है, वो गलती उसकी नहीं है। वो जब हमें जानकारी नहीं होती तो गलती सजद हो जाती है, वी कमिट मिस्टेक। उसी तरह से एक और बड़ा अच्छा सा एक अच्छा सा वर्ड है जो हमारे एक फ्रेंड है जो है फेसबुक में बता रहे थे। मैंने सोचा कि अक्सर बात ये बात सही है, इसका इस्तेमाल अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, तो हम भी वहाँ से इस वर्ड को वहीं से लिया है। अब इनका नाम से हमें नहीं आ रही है, तो आइए लेते हैं। उसका वर्ड है वीज़ा विस। वीज़ा विस, VIS -A विस, VIS विस, वीज़ा विस, वीज़ा विस। वीज़ा विस कहते हैं कि मेरे ड्यूटी के हिसाब से जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से मेरी सैलरी कम है। यानी उस काम के हिसाब से जो मेरा ड्यूटी अवर्स है, उस ड्यूटी अवर्स के हिसाब से मेरी सैलरी कम है। तो ऐसे जगह में अगर क्या सेंटेंस तो कई तरह बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ बताना है वीज़ा विस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। माई सैलरी इज़ नॉट सो गुड, माई सैलरी इज़ नॉट सो गुड वीज़ा विस माई ड्यूटी अवर्स, वीज़ा विस माई ड्यूटी अवर्स। माई सैलरी इज़ नॉट हैंडसम, माई सैलरी इज़ लो। आप लो लीजिए, माई सैलरी इज़ लो वीज़ा विस माई ड्यूटी अवर्स। यानी वीज़ा विस के मतलब हुआ के लिहाज से, के मुनासबत से, के हिसाब से, यानी मेरा ड्यूटी अवर्स के हिसाब से माई सैलरी इज़ लो, मेरी सैलरी कम है, वीज़ा विस के हिसाब से, है ना। वीज़ा विस माई सैलरी, वीज़ा विस माई ड्यूटी, वीज़ा माई ड्यूटी अवर्स। तो माई सैलरी इज़ लो वीज़ा विस माई ड्यूटी अवर्स। ड्यूटी अवर्स के हिसाब से सैलरी कम है। के हिसाब से के लिए यूज़ करते हैं वीज़ा विस, के हिसाब से के लिए यूज़ करते हैं वीज़ा विस।
my salary is low vis-a-vis my duty hours, what my duty hours are. समझ बात आई आपको? उसी तरह से हम बोलते हैं वाइसे वर्सा, कुछ लोग इसको वाइस पढ़ते हैं लेकिन वाइस नहीं पढ़ा जाता, वाइस वर्सा पढ़ते हैं, नहीं गलत है, वाइसे 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 नॉट वाइस, वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब मैं उसको जानता हूँ वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ वो मुझे जानती है ना, वाइसे वर्सा। अंग्रेज़ी मैं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी को जानता हूँ, अंग्रेज़ी मुझे जानता है ना। मैं उस आदमी को जानता हूँ वो मुझे जानता है, वाइस वर्सा, है ना। तो हम बोलते भी हैं, हम तो अक्सर इस्तेमाल करते हैं वाइसे वर्सा का। कभी भी भाई ये उसने मुझे दावत उसने मुझे शादी में कार्ड में दावत नहीं, शादी का कार्ड नहीं दिया, इनविटेशन कार्ड मैंने भी नहीं दिया, ये तो वाइसे वर्सा है। आप उनको जानते हैं तो मैं उनको भी जानता हूँ, उन्होंने मुझे नहीं पूछा, मैंने उनको नहीं पूछा, तो वाइसे वर्सा है। जैसा करेंगे वैसा मैं करूँगा, अपोजिट, वाइसे वर्सा। यहाँ पर मैं बताने का मकसद मेरा ये है कि वाइसे वर्सा, आई नो इंग्लिश एंड वाइसे वर्सा, आई नो इंग्लिश एंड वाइसे वर्सा। मैं अंग्रेज़ी को जानता हूँ और अंग्रेज़ी मुझे, आई नो इंग्लिश एंड वाइसे वर्सा। मैं अंग्रेज़ी को जानता हूँ और इंग्लिश नोज़ मी, ये तो आप बना ही लेते हैं, इतना वीडियोस देखने के बाद आप नहीं बना पाएंगे तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना। अब यहाँ पर मुझे बताना, चूँकि वाइसे वर्सा है, वो तो बना ही लेते हैं, ये भी बनाना सीख लें। आई नो इंग्लिश एंड वाइसे वर्सा, मैं तो अंग्रेज़ी को जानता हूँ और अंग्रेज़ी मुझे जानती है, यानी आई नो हिम एंड वाइसे वर्सा। मैं उनको जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं, एंड ही नोज़ मी तो बना ही लेंगे, लेकिन मुझे बताना है वाइसे वर्सा, आई नो हिम एंड वाइसे वर्सा। मैं उनको जानता हूँ और वो मुझे, मैंने उनको इनविटेशन नहीं दिया, उन्होंने भी मुझे नहीं दिया, उन्होंने मुझे इनविटेशन नहीं दिया, वेडिंग इनविटेशन, मैंने भी उनको नहीं दिया, उन्होंने मुझे वेडिंग सेरेमनी में नहीं बुलाया, मैंने भी नहीं बुलाया अपने बच्चे के वेडिंग सेरेमनी में, शेविंग सेरेमनी में, शेविंग सेरेमनी कहते हैं, बाल मुंडन जिसको कहते हैं ना, उसको शेविंग सेरेमनी कहते हैं। मैंने एक वर्ड दे दिया ताकि आप सीख भी लें कुछ कुछ। बाल मुंडन होता है, हिंदू में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है, बच्चे का बाल को काटा जाता है ना, वो लोग मंदिर में डाल देते हैं उनके सराउंडिंग्स में, पवित्रता के लिए, हम लोग भी उसको ज़मीन में डाल देते हैं, तो इस पर बहस नहीं है। तो एक दूसरे को जानने के लिए वाइसे वर्सा का इस्तेमाल करते हैं, वाइसे वर्सा, नॉट वाइस वर्सा, कीप इन माइंड, वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। गलती करने के लिए तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हम लोग करते रहते हैं, जो हम जानते हैं तो नहीं कर पाते, जो नहीं जानते हैं गलती करते हैं, दूसरे टोकते हैं फिर सीधा करते हैं। तो टोकने से घबराना है, जो आदमी जितना टोकेगा ना उतना ही आप निखरेंगे, है ना। जो आदमी आपको ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है, ज़्यादा आपकी गलती को निकाल रहा है, ज़्यादा आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, आप समझिए कि आप जिंदा हैं, आप उभर रहे हैं, आप मरे हुए कौम नहीं हैं, मरे हुए लोग नहीं हैं, आप में निखार पैदा हो रहा है, ब्लीचिंग पैदा हो रहा है। अंडरस्टैंड मेरे कहने का मकसद क्या है? होप कि अपनी बात समझ रहे होंगे।